नाजरीन आदाब, आवाज़ दी वॉइस की ख़ास पेशकश हम हिंदुस्तानी मुसलमान में मैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। हज़रात, आज हमारा मौजू है, क्या शनाख्त की सियासत ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया है या नुकसान पहुँचाया है। आए दिन ये वावेला मचता रहता है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें ये नहीं मिलता, या हम मुसलमान हैं इसलिए कभी कभी बजट के ऊपर बात होती है, कभी किसी इशू पर बात होती है। लेकिन यही अगर हम गहराई के साथ हिंदुस्तानी तारीख़ का मुताला करें तो न सिर्फ ये कि आज़ादी के बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए, बल्कि हिंदुस्तान में इंतहाई लोकप्रिय और मकबूल तरीन अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ जिसको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शख्सियत थी, मिसाइल मैन की। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंटशिप या मिसाइल मैन का दर्जा कहीं विरासत में नहीं मिला था, बल्कि एक मामूले से परिवार में जन्म लेने के बाद वो अपनी मेहनत और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर इस जगह पहुँचे थे। अगर इंसान के अंदर मेहनत का जज्बा हो और उसके अंदर सलाहियत हो तो फिर उसे बहुत वक्त तक नहीं रोका जा सकता। और न सिर्फ ये कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस देश के मकबूल तरीन न देश में और दुनिया में राष्ट्रपति रहे, बल्कि उसके साथ मुसलमानों से ज़्यादा हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हीरो के रूप में और अपने रोल मॉडल के रूप में देखते थे। अगर आपके अंदर सलाहियतें हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम और दूसरे शोबों की बात करें या हुनरमंदी की बात करें, जहाँ जहाँ भी मुसलमान ने मेहनत की है बिना कोई मुनफरिद शनाख्त कायम किए हुए, उस जगह पर उसको फ़ायदा पहुँचा है। और जहाँ जहाँ हम सियासी प्रोपेगंडे का शिकार हुए हैं और सिर्फ शनाख्त की सियासत की तरफ गए हैं, कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान पहुँचा है। हिंदुस्तान में 2011 के आदाद शुमार के मुताबिक 14.2% यानी 14.2% मुसलमानों की आबादी का तनासुब है, जिसमें 640 अजला ऐसे हैं जिसमें खातिर ख्वाह मुस्लिम आबादी है, और उसमें भी 100 से 120 लोकसभा ऐसी हैं जिसमें मुसलमानों की आबादी का तनासुब 20% से ज़्यादा है। एक मॉडरेट अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 76 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमानों के मुस्लिम समाज से चुन के आने चाहिए, लेकिन उसके बरक्स 2019 में टोटल 27 या 28 मेंबर पार्लियामेंट हमारे चुन कर आए हैं। हज़रात, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के ज़रिए कि शनाख्त की सियासत ने हमें कितना ख़ायदा पहुँचाया है और कितना नुकसान पहुँचाया है। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे बीच जो अहम शख्सियात स्टूडियो में मौजूद हैं, उसमें मोहतरम ख्वाजा M शाहिद साहब, रिटायर्ड IAS, साबिक़ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साबिक़ रजिस्ट्रार जामिया मिल्लिया इस्लामिया, साबिक़ प्रो वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद हमारे बीच हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। दूसरी अजीम शख्सियत हमारे बीच SM खान साहब की, रिटायर्ड IPS जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट हैं मौजूदा, जो CBI के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, जो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब के प्रेस सेक्रेटरी रहे हैं और दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे अहम तरीन ओहदों पर रहे हैं। और हमारे बीच एक नौजवान स्कॉलर मिस रेशमा रहमान, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वीमेन स्टडीज़ पर और मीडिया पर काम कर रही हैं। हम तीनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले ख्वाजा शाहिद साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस देश के बदलते मंजरनामे में आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने अपने शुरू के रिमार्क्स में बहुत सारी बातें, सही बातें सामने रखी दी हैं और उससे किसी को ना इत्तेफाकी हो ही नहीं सकती है। लेकिन मैं इसमें इतना इजाफ़ा करूँगा कि जो हमारा मुल्क है वो बहुत सारे आइडेंटिटीज़ को मिल के एक आइडेंटिटी बनाया करके, और इसको सब मानते हैं। हमारा दस्तूर भी मानता है, हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट है वो भी मानती है, उसको लेके साथ में लेके चली है। चाहे उसको हम किसी भी गांधी जी के खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ें या बाद की मूवमेंट के साथ और कोई मूवमेंट के साथ जोड़ें, तो वो सारी हमारे जो आज़ादी की जंग की लड़ाई थी उसमें सब आइडेंटिटीज़ को लेके एक आइडेंटिटी बना के हम लेके चले, जिसको कहा गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जब इस्तेमाल किया गया।
अभी मैं कुछ दिन पहले एक वज़ीर तालीम जनाब प्रधान जी का बयान सुन रहा था, उनका जुमला था अंग्रेज़ी में, अखबार में आया था, वी सेलिब्रेट दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो सेलिब्रेट करते हैं, हम उसका जश्न मनाते हैं। तो वी आर प्राउड ऑफ दिस यूनिटी डाइवर्सिटी। और ये डाइवर्सिटी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ की डाइवर्सिटी है, तो उससे तो हमें कोई शर्मिंदा नहीं होना है। वो चाहे ज़बान की हो, चाहे कल्चर की हो, चाहे मजहब की हो अपने करके। तो पहला मेरा पॉइंट तो यह है कि डाइवर्सिटी इज समथिंग इन पर से नॉट वेरी बैड थिंग। आप अपने में कोई ख़राब चीज़ नहीं है अपने करके, लेकिन उसका ख़राब इस्तेमाल और उसका इस्तेमाल ऐसे करके कि आप उसका दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें, ना सिर्फ अपना फ़ायदा। देखिए हमारे मुल्क में जैसे कि मैं अमेरिका की आपको मिसाल रख देता हूँ, बात ज़रा तब इधर उधर चली जाएगी। द ब्लैक लाइफ मैटर्स जी, ब्लैक लाइफ मैटर्स की इतनी बड़ी तहरीक अभी खड़ी हुई, उसमें तमाम वाइट भी शामिल थे, उसमें तमाम ब्लैक भी शामिल थे। तो वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स नहीं थी, आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं थी, एक ह्यूमन राइट्स की बात थी, हुकूक की बात थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी को जब किसी बड़े किसी चीज़ में सब्स्यूम करके यूनिटी की तरफ सब्स्यूम कर दें, देश के नेशनलिज्म में सब्स्यूम कर दें, देश की तरक्की में सब्स्यूम कर दें, उसमें अपने आप की पहचान बना के, उसमें अपनी तरक्की को पहचान बना के आगे बढ़ें, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। हम आज हमारे देश में ही हम शेड्यूल कास्ट की आइडेंटिटी लेके चलते हैं, उनके लिए हम स्कीमें बनाते हैं, सब प्लान बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की आइडेंटिटी बना के लेके चलते हैं। और अगर मज़हब की बात छोड़ भी दें तो हम वुमेन के राइट्स की बात करते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट की राइट की बात करते हैं, उनको भी राइट देते हैं अपने जोग्राफिकल। जी और चलिए लेस्बियन और गेज की बात हो रही है अपने, उनकी भी राइट्स की बात हो रही है, जो जेंडर की बात हो रही है अपने करके। तो बहुत सी आइडेंटिटीज हैं, उसमें हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी हमारी जब होती है, उसको हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं अपने वोट पैटर्न को, उससे आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने किसी चीज़ को मनवाने के लिए, लड़ाई करने के लिए स्ट्रगल, और उसके लिए हम दूसरों तक को नुकसान पहुंचाने को तैयार हो जाते हैं अपने, चाहे वो मेजॉरिटी की हो चाहे वो माइनॉरिटी की हो। तो मेरा जो एतराज़ है उससे मिस यूज़ ऑफ आइडेंटिटी फॉर द निगेटिव पर्पसेस अपने करके, चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे कल्चरस में हो, और उसी आइडेंटिटी को हम सेलिब्रेट करें जी, उसी को एंजॉय करें, और उसी को चाहे मज़हब की हो, चाहे लैंग्वेज की हो, चाहे कल्चर की हो। अब हमारे यहाँ कितने डांसेस हैं, हमारे यहाँ कितने कल्चर की म्यूज़िक्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो आप देखिए कितना हम उसको सेलिब्रेट करते हैं अपने करके, क्यों नहीं करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं अपने करके। अब आज की मैं ज़रा सी बात इधर उधर चली जाएगी, लेकिन तालीम से क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रहा है, तो नए एजुकेशन पॉलिसी में अब कहा जा रहा है कि मादरी ज़बान में पढ़ाई होगी। जी, इस पर एम्फेसिस दिया गया है। जी। और जो न्यू करिकुलम आया, फ्रेमवर्क आया है, उसका कोर्स का करिकुलम फ्रेमवर्क आया, उसमें कहा गया कि 8 साल की उम्र तक तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। तो मादरी ज़बान हमारी कितनी है इस देश में? बेशक। और कहा जाता है 22 ज़बानें तो शेड्यूल हमारे 8 शेड्यूल में ही है, और बताया जाता है कि तकरीबन 100 ज़बानें ऐसी हैं इस मुल्क में स्पोकन जो 10,000 से ज़्यादा लोग बोलते हैं। यहाँ तक कि प्राकृत और पर्शियन को भी उसमें एंडोर्स किया गया है, क्योंकि जो मेडिवल हिस्ट्री है पर्शियन में। हमारा दस्तूर हो, हमारी एजुकेशन पॉलिसी हो, राइट टू एजुकेशन हो, वो सब इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो इस मुल्क की ख़ासतौर से मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, हमारी जो ये डाइवर्सिटी है ये हमारी स्ट्रेंथ है, क़ुव्वत है। इसको हम मुस्बित तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो कामयाब होंगे, नेगेटिव साइड में चले जाएंगे तो उसको क्या होगा, फिर वो मंडल कमीशन, फिर वो दूसरी चीज़ों में हम चले जाएंगे, वो नापसंदीदा है। तो ये जो डिवाइडिंग लाइन है ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमारे सियासतदान अगर समझ लें जी, और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम अगर समझ ले कहाँ हमें कदम क्रॉस नहीं करना है और कहाँ हमें उसको सेलिब्रेट करना है, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए मुफीद होगा, नुकसानदेह नहीं होगा। हमारी सियासत को हमें किसी आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल रखना चाहिए, और आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल अगर हम उसको छोड़ दें, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में ना भी छोड़ें, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं जो उसमें प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन का, वही अगर हमारी आइडियोलॉजी को हम एक बन जाए तो हमारी ये जितनी भी सब डिविजन्स हैं उसमें सब्स्यूम हो जाएं तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि फ्रीडम मूवमेंट में एक गोल था कि मुल्क को आज़ाद कराना, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। तो सारी आइडेंटिटी हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे वो अकाली दल हो, और आप देखिए पंडित नेहरू की पहली सरकार जो बनी जी, तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जी, ठीक है जी, सरदार बलदेव सिंह भी थे, और डॉक्टर अम्बेडकर भी, जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे जी, जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे सारे अपने, और उन्होंने डिप्टी स्पीकर बनाया वो अकाली दल का बनाया जी। तो वो डाइवर्सिटी को उन्होंने
सबस्यूम कर दिया और मुल्क की तरक्की की तरफ बढ़ा दिया। वो एक फाउंडेशन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। तो मेरा तो यही फंडामेंटल पॉइंट है कि डाइवर्सिटी पर से इज़ नॉट समथिंग बैड, बट डाइवर्सिटी शुड नॉट बी यूज नेगेटिव सेंस। वो अपने अनड्यू फ़ायदों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेशक कि साहब मुझे आप ये चीज़ नहीं देंगे तो मैं आपको वोट नहीं दूंगा, मुझे आप ये नहीं देंगे तो मैं आपको वोट नहीं दूंगा। आप अपनी डिमांड मेरिट पे रखिए, या अपना कोई हकूक मेरिट पे मांगिए। दस्तूर ने जो आपको राइट दिया उससे मांगिए, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स जो है आज की वो दूसरी तरफ जा रही है, वो हमें नुकसान पहुँचा रही है, उसको रोकने की ज़रूरत है। खान साहब, आप चूँकि आला तरीन ओहदों पर रहे और ख़ासकर CBI जैसी जगह पर, राष्ट्रपति हाउस में, और ज़ाहिर है कि मीडिया जहाँ से पूरी एक दिशा तय होती थी, आप इसको किस एंगल से देखते हैं? और क्या कहीं एहसास होता है जब आप गवर्नमेंट के साथ काम करते होते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है या आपका मज़हब कहीं आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट बना हो या रुकावट बन रहा हो? देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, जैसे शाहिद भाई ने भी कहा कि इट इज़ अ मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल, मल्टी कल्चरल कंट्री, और यही इसकी एक यूनिक फीचर है और ताकत है, और दुनिया भर में इसी की इज्जत होती है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर मज़हब के लोग रहते हैं। जी। 6 लीडिंग मज़हब जो दुनिया के हैं वो सब अच्छी खासी तादाद में हिंदुस्तान में मौजूद हैं, और उसके मानने वाले भी मौजूद हैं, और वो अपनी आइडेंटिटीज़ को अलग भी रखे हुए हैं। जी। क्योंकि ये आइडेंटिटी जो है वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। आइडेंटिटी आप नहीं भी रखना चाहें तो भी आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी, वेदर इट इज़ ऑन ए रिलीजियस ग्राउंड और ऑन ए कल्चरल ग्राउंड। एक आप पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहन रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी हो गई, आप दाढ़ी रख रहे हैं तो आइडेंटिटी हो गई, आप और कुछ लैंग्वेज बोल रहे हैं तो आइडेंटिटी हो गई। और जहाँ तक मुस्लिम आइडेंटिटी का सवाल है, हिंदुस्तान में ही मुसलमानों की एक आइडेंटिटी नहीं है। जी। वही मुसलमान अगर आप यूपी में देखेंगे तो वो डिफरेंट तरीके की उसकी आइडेंटिटी है। वही केरला में देखेंगे, तमिलनाडु में देखेंगे, अंडमान निकोबार में देखेंगे, आसाम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, तो वही आइडेंटिटी जो है वो एक दूसरी तरह से रिप्रेजेंट हो रही है। एंड इट इज़ मोर akin to the local culture, to the local language and all that. तो आइडेंटिटी, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि आइडेंटिटी तो एक आदमी की बहुत ज़रूरी है, और यहाँ आइडेंटिटीज और लोगों की भी हैं। देयर इज़ एन हिंदू आइडेंटिटी, देयर इज़ ए सिख आइडेंटिटी, देयर इज़ ए क्रिश्चियन आइडेंटिटी, वाई ओनली मुस्लिम? एवरी रिलीजियस सेक्ट और डिनोमिनेशन हैज़ ए डिस्टिंक्ट identity. Even among Hindus, which constitute majority in the country, about 80% people, वहाँ आइडेंटिटीज़ डिफ़र कर रही हैं। वहाँ भी नॉर्थ और साउथ और वेस्ट और ईस्ट और किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, कास्ट को बिलोंग करते हैं। बट वट एवर मे बी द आइडेंटिटी, आवर पर्पज़ इज़ टू वर्क इट यूनाइटेडली, वेदर दे आर मुस्लिम्स और हिंदूज। और जहाँ तक ये इसका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है आइडेंटिटी का, चाहे वो कम्युनिटी करे या दूसरे लोग करें या पॉलिटिकल पार्टीज़ करें, वो इलेक्शन पॉलिटिक्स में होता है। अदरवाइज जनरली पीपल डोंट बॉदर अबाउट इट। जी जी जी। वहाँ ये इशू आता है। अब ये देखिए, पार्टीज़ को मैं तो कई बार कहता हूँ कि पार्टीज़ अपने टिकट इस बात पे क्यों डिसाइड करती हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना मुसलमान है, इतना ठाकुर है, इतना ब्राह्मण है, इतना लोधा है, इतना जाट है, तो उसी को टिकट मिलेगा। जी जी जी। एंड दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ एवरी पार्टी। और वो बायोडाटा उस तरह से बना के लेकर जाते हैं। बायोडाटा ही वैसे बनता है। एंड दिस इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी, कि वो ये देखते हैं कि कास्ट बैलेंस किसकी तरफ जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आपने नाम लिया, उन्हीं का एक मशहूर वाक़या है कि जब उन्हें पंडित जी ने कहा कि आप रामपुर से इलेक्शन, रामपुर या किशनगंज, तो जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो उन्होंने कहा मैं इलेक्शन इस बेसिस पे नहीं लड़ूंगा कि मैं कोई मुस्लिम लीडर नहीं हूँ, मैं आई एम ए नेशनल लीडर। और फिर वो फतेहपुर से इलेक्शन लड़े, और उनसे ये कहा गया था कि आप रामपुर से इलेक्शन लड़े। पहला रामपुर से ही लड़े, पहले लड़े। हाँ। उसके बाद जब उन्होंने दूसरी बार ये देखा कि ये तो कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है, तो ही रिफ्यूज़ टू फाइट। मकसद मेरा ये है कि आज की ज़माने में जो पॉलिटिक्स है वो उस डोमिनेट हो गई है आइडेंटिटी से, जो नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर द कंट्री, नॉट बेनिफिशियल फॉर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। जो आपने मुसलमानों की तादाद का बात कही कि 76 होने चाहिए और 27 है, उसकी वजह भी यही है। जी।
उसकी वजह भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। जी 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 क्योंकि ना तो उन्हें टिकट मिलते हैं, जी जी क्योंकि अगर मुसलमान का देखा गया कि अगर यहाँ 30% 35% नहीं है, 25% नहीं है, तो टिकट देने से कोई फ़ायदा नहीं। जी जी दूसरा, अगर टिकट मिल गया तो बहुत सी जगह पे वो इलेक्शन एक कम्युनल टर्न ले लेता है, जी जी क्योंकि वो कैंडिडेट अपनी आइडेंटिटी को एम्फेसाइज करता है। दूसरे लोग जो उस आइडेंटिटी के किसी वजह से उस वक्त खिलाफ होते हैं, जी। वो फिर वो भी मोबिलाइज हो जाते हैं। जी जी एंड अल्टीमेटली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स दे लूज इलेक्शन जी बिकॉज ऑफ दैट। पहली बात तो टिकट नहीं मिलना बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी। दूसरी बात, अगर मिल भी गया तो बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी दैट इलेक्शन टर्न इनटू अ कम्युनल इलेक्शन, जो नहीं होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम्स पर ही नहीं है। जी जी इसकी जिम्मेदारी सभी पर है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पे भी है, कि मुसलमानों की आइडेंटिटी को ना तो एक्सप्लॉइट करें, ना उसका मिसयूज़ करें। और मुसलमान भी, जैसा अभी बात हुई कि मुस्लिम शुड नॉट मिसयूज देयर आइडेंटिटी, रादर मेरिट पे बात करनी चाहिए। और नॉट ओनली मुस्लिम, दिस इज ट्रू फॉर एवरीबॉडी। बेशक। रेशमा, चूँकि आप नौजवान हैं और जाहिर है कि आज बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो नौजवान फेस करते हैं, तो बीइंग ए यंग स्कॉलर या फीमेल, आप कैसा महसूस करती हैं कि ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इसके कितने नेगेटिव और पॉजिटिव असरात जो हैं वो आज के युवाओं पर, नौजवानों पर पड़ रहे हैं, और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान आपको नज़र आते हैं? देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब मुस्लिम आवाम की बात आती है और ख़ासकर मुस्लिम वेमेन की बात आती है, तो वहाँ पर एज सच कोई हमें फ़ायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई फ़ायदा देखा नहीं है। क्योंकि हमारा बेसिक मुद्दा जो है वो ये नहीं है कि हम पॉलिटिक्स करें, वो ठीक है, एक अलग मसला है। लेकिन जब हम अपना बेसिक प्रॉब्लम्स देखते हैं, जिसमें हमारा एजुकेशन है, हमारे जो हालात हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ तो मैं इस हिसाब से ये कह सकती हूँ कि हमारा रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है, कुछ हद तक है, लेकिन बहुत ज़्यादा होना चाहिए अगर हम कंपेयर करें दूसरी माइनॉरिटीज़ को। जो दूसरी माइनॉरिटीज़ में वेमेन हैं, जैसे सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, इन सब का देखिए तो रिप्रेजेंटेशन हमसे हर मामले में बेहतर है। सोशो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, बिजनेस देख लें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देख लें, उनके हालात हमसे बहुत बेहतर हैं। वहाँ पे जब मुस्लिम्स वेमेन की बात आती है तो आप हमेशा एक रिप्रेजेंटेशन ही हमारा ऐसा बना हुआ है कि हम बैकवर्ड हैं, एजुकेशन की कमी है, बहुत खुश होते हैं तो आप एक मुद्दा उठा देते हैं कि हिजाब का एक कुछ उठा देते हैं, या फिर और सारे मुद्दे जो उठाते हैं। तो बेसिकली जो मुझे लगता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो फ़ायदा तो मुझे कहीं नहीं दिखता, नुकसान बहुत ज़्यादा है। ख्वाजा साहब, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नतीजे में जो आंकड़े जैसा बताते हैं, इसका ये फ़ायदा तो हुआ है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर असम्बलीज़ में या पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी बढ़ी है, या पॉलिटिकल लोगों को तो इसका फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन एज ए कम्युनिटी, क्योंकि आपका कम्युनिटी की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आना जाना है, कम्युनिटी के प्रोग्राम्स में आना जाना है, तो इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का फ़ायदा कम्युनिटी को आपको कितना होता हुआ नज़र आता है? मैं इसको दो प्लेटफॉर्म पे देखूंगा, शॉर्ट टर्म जी, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में तो ज़ीरो जी, लॉन्ग टर्म में तो मैं बहुत बिना झिझक कर सकता हूँ, ज़ीरो मैं कह सकता हूँ। आप कहते हैं 5% कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डायनेमिक्स चलती है। फिर आपने कुछ डिमांड किया, दूसरे ने कुछ डिमांड किया, आपने कुछ डिमांड, तो एक कॉम्पिटिटिव कम्युनिज्म चलता है, कॉम्पिटिटिव डिमांड्स चलता है आइडेंटिटी का नाम के ऊपर। अब आपने कहा कि साहब मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कहेंगे शेड्यूल कास्ट को आप क्यों नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पे मैं एक बहुत छोटी सी बात करूँ, आपने हमारे साथ ये शिकायत की जाती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते जी, क्योंकि आप उसको माइनॉरिटी रिजर्वेशन मांगते हैं, तो वहाँ SC/ST का रिजर्वेशन नहीं है। तो मैंने कई मीटिंग अटेंड करी हैं जहाँ SC/ST के लीडर्स हमसे शिकायत करते हैं कि आप अपनी तो राइट्स की बात करते हैं कि हमें वहाँ राइट्स आप नहीं दे रहे। तो एक कॉम्पिटिटिव
नेगेटिव कॉम्पिटिटिवनेस इसमें पैदा हो जाता है, और जिसको मैं अगर कहूँ तो कॉम्पिटिटिव कम्युनिज्म पैदा हो जाता है। जी जी Exactly. अगर आई एम अलाउड टू यूज़ दिस वर्ड, तो वो एक रेस सी बन जाती है, तो लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है। और उसने हमने मुल्क की सियासत में देख लिया, जी मुल्क की सियासत में हमने देख लिया कि अगर आपने किसी बात पे कहा गया तो कहा कि मुसलमानों की तुष्टिकरण हो रहा है और मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है। जी जी और ये चीज़ जो है ये 47 से चल रही है, उससे पहले से चल रही है। मैं 47 इसलिए कह रहा हूँ, 75 साल इसको ही हो गए 47 को लेके अपने। जी जी और उसके नतीजे में मुसलमानों को एक लग दिया कि मुसलमानों का अपीजमेंट हो एक रहा है। लेवल लग जी जी और जबकि वो स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट इसको निगेट कर रही है जी जी। पूरी, लेकिन एक इमेज आपका ब्रांडिंग हो गया आपका अपना, जी जी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि साहब मुझे रिजर्वेशन दीजिए, मेरा बजट अलग बनाइए, मेरे लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कायम करिए वगैरह वगैरह। लॉन्ग टर्म में ये नुकसानदेह है। और कम्युनिटी में जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आना चाहिए, जी सेल्फ हेल्प की मदद आना चाहिए, जी, वो जी। भी आपकी डिमिनिश होती है। तो मगर शॉर्ट टर्म में आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि आपको कोई सीट मिल गई, आपने कहा APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए, जी या कोई साहब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बन गए, जी, तो एक सेलेक्ट ग्रुप को जी जी या एक सेलेक्ट परसेंटेज को कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, आपको दिख सकते हैं अपने। मैं अभी लखनऊ में था, और लखनऊ में मुझे एक बहुत बड़े आलिम जो वहाँ के बड़े मशहूर आलिम हैं, वो इस बात पे इसरार कर रहे थे, जबकि मैंने इसी बात को कहा कि हम अपनी मेरिट पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपनी सलाहियतों को बढ़ाना चाहिए, सरकार से हमें कोई ऐसी चीज़ें डिमांड नहीं करनी चाहिए, और सरकार के डिमांड करना छोड़ दें, अपनी मदद आप करनी चाहिए। जी। उन्होंने मिसालें देना शुरू कर दी। देखिए साहब, मुलायम सिंह की सरकार थी तो हज हाउस बन गया, साहब मुलायम सिंह की सरकार थी तो साहब हमने वहाँ पे उसमें म्यूनसिपलिटी में रिक्रूटमेंट करा दिए, हमने उर्दू टीचर करा दिए। तो ये शॉर्ट टर्म गिना सकते हैं, हज हाउस बना दिया, जी 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 म्यूनसिपलिटी में आपने कुछ नौकरियाँ करा दी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं होता। जी जी हमारे शहजाद खान साहब भी सरकारी नौकरी में रहे हैं, और मैं भी रहा हूँ। मैं बिना किसी झिझक के कह सकता हूँ कि जो रिजर्व कैटेगरी से सरकारी नौकरी में आते हैं, जनरली उनको अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता। जी ये सही है या गलत है मैं नहीं जानता, जी जी लेकिन जो इंप्रेशन की बात मैं बता रहा हूँ, जी 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 आई मे बी जी, रॉन्ग, जी। बट दैट इज़ व्हाट द इंप्रेशन आई गैदर्ड ड्यूरिंग माई 34 ईयर ऑफ सर्विस अपने जी, करके। उसमें अच्छे भी आते होंगे, जी, जी। ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं आते होंगे। बेशक। अब आप देखिए, आज की किसी एक बड़ी पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, अभी जो उनका इजलास हुआ है, कि जुडिशरी हायर जुडिशरी में SC ST का नुमाइंदगी होनी चाहिए। जी अब वो पार्टी अगर सरकार में आती है और या ना सरकार में आती है और इस किस्म का लॉ बनाती है, और हमारी जुडिशरी में अगर रिजर्वेशन हो गया हायर जुडिशरी में, तो उसका क्या अंजाम होगा आप समझ लीजिए अपने करके। तो इस किस्म के जो लॉन्ग टर्म नुकसान हमें दिखते हैं, ये जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होती है, शॉर्ट टर्म गेन, इसमें कहीं नौकरी मिल गई, किसी को चेयरमैनशिप मिल गई, किसी को वो मिल गई। अच्छा, सियासत में आ जाइए आप, या आपने सियासत की बात करी, तो सियासत में हमारी नुमाइंदगी कम होती जा रही है जी लगातार पार्लियामेंट में। जी जी हमारी से मतलब मुसलमानों की अपने जी, करके आपने गिना दिए कि इतने होने चाहिए, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में भी। जी सब जगह आपने गिना दिया कि हमें इतने होने चाहिए, जी 70 के करीब, लेकिन है उसके आधे भी नहीं हमारे पास। तो उस ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसी वोटिंग पैटर्न से क्या फ़ायदा, इसमें हमारी नुमाइंदगी नहीं हो रही, जी या वो नुमाइंदगी इफेक्टिव नहीं हो रही। जी अगर आप अपना कोई मंत्री बना भी दें इस नाम पे कि वो मुसलमान है, जी, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, जी तो मैं तो इस पर इसरार कर सकता हूँ और करता हूँ कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अगर है तो उसका जो मंत्री है वो गैर मुस्लिम होना चाहिए। जी क्यों मुसलमानी हो उसका मंत्री या माइनॉरिटी से हो अपने करके। जाहिर। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो गैर मुस्लिम हो या गैर सिख हो या गैर या जैनी हो, वो हमारी अच्छी ज़्यादा ख्याल करे, वह कि हम करें। यानी एक तरीके से ट्रस्ट बिल्डिंग की बात होगी अपने ट्रस्ट करके। बिल्डिंग तो सर उसके लिए ये नहीं लगता कि हम जिम्मेदार हैं कहीं हद तक? देखिए, आपकी जिम्मेदारी जो है वो आपकी बात पे आपने बहुत अच्छी बात की, मैं क्योंकि काट एक जगह इलेक्शन मान लीजिए, सपोज रामपुर के एग्जाम्पल लिखती हूँ, एक लीडर मुस्लिम खड़ा हो गया, उसके साथ निर्दलीय ये वो करके 4-5 खड़े हो जाते हैं, वोट कटिंग होती है, बंदा कोई और जीत जाता है। देखिए, ये इसमें जो हमारे अंदर ही बहुत बड़ी कमी आपकी पाई बात जाती है। सही है, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन जहाँ कम्युनिज्म हो रहा है वो सब जिम्मेदार है। मुस्लिम कम्युनिज्म भी जिम्मेदार है बेशक। और हिंदू कम्युनिज्म जिम्मेदार है। तो ये बात पुराने हमारे लीडरों ने, पंडित नेहरू, गांधी, ये रिकॉर्ड पे है और आज भी कहते हैं, वन कम्युनिज्म इज नो आंसर टू अनदर कम्युनिज्म। बेशक। कम्युनिज्म का आंसर तो उसका अपोजिट है ना, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म। जी या सबके साथ सद्भावना। जी जी अगर सेकुलरिज्म का वर्ड नहीं पसंद आता तो सद्भावना कह दिया आपने जी, करके। तो अगर मैं कम्युनिस्ट हो जाऊँ और आप भी कम्युनिस्ट हो जाएं
तो क्या होगा, क्रैश ही होगा ना। बेशक। अगर मैं सद्भावना करूँ, आप सद्भावना, तो हमारा ये आंसर, ये जो हिंदुस्तान की अनफॉर्चुनेट तारीख रही है, 75 ईयर से पहले चले जाइए आप, चाहे शुद्धि मूवमेंट हो, चाहे तबलीगी मूवमेंट हो, ये सब जो हो, यहाँ ये आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स चली है, तो उससे ये पिछले 100, 125, 150 साल की पॉलिटिक्स है, उससे पहले की नहीं है। हम तो कहते हैं अंग्रेज़ों ने करी, चलिए अंग्रेज़ों का 1857 के बाद जाहिर है जो हमारे हिंदू राजा थे उनकी आर्मी में लड़ने वाले मुसलमान हुआ करते थे। खुद शिवाजी के आर्मी चीफ मुसलमान थे, औरंगजेब के हिंदू रहे, और जो मुस्लिम नवाब की आर्मी में हिंदू होते थे वो पूरी कमिटमेंट के साथ लड़ते थे। वो जो सियासत थी, पॉलिटी थी, उसमें सब नहीं हो रहा था। तो ये तो खैर चलिए हम सब मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया, लेकिन उसमें हमारे जो कम्युनल, तो उसमें ये पार्टीशन भी हमारा देश का अनफॉर्चुनेट रहा, वो भी कम्युनल पॉलिटिक्स का नतीजा बना। तो कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर भी आ गए। तो मैं कम्युनिज्म को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। मुस्लिम कम्युनिज्म या हिंदू कम्युनिज्म नहीं बोलता, या सिख कम्युनिज्म नहीं बोलता। कम्युनिज्म कहीं भी है, वो इसका नुकसानदेह अपने करके। अच्छा खान साहब, जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र हुआ, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भी ये बताया है कि मुसलमान तालीम में, माशियात में, हेल्थ के मामले में कितने पीछे हैं। और जाहिर है कि हमारे अंदर जो हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनका भी कोई फोकस इस पर दिखाई नहीं देता जनरली, कि वो लोगों को इस बारे में अवेयर कराएं कि ख़ास तौर से एजुकेशन की बात तो होती भी है गाहे बगाहे, लेकिन हेल्थ और माशियात के हवाले से बहुत कम प्रोग्राम आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिक्स के एतबार से, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो भी जिम्मेदारी है वो या तो नेताओं की है या ज़्यादातर मजहबी लीडर्स की है। और जो लॉन्ग टर्म एजेंडे पर जो शख्सियात काम कर सकती हैं, उनकी वॉइस या तो अनहर्ड हो जाती है। लोग सोचते हैं भाई ये इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, इनको ज़मीनी सच्चाई का क्या इल्म है। तो आज के मंजरनामे में, बदलते हिंदुस्तान में, जो आज के तकाज़े हैं पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कौन सा रास्ता हमारे नौजवानों को और हमारी कम्युनिटी को अपनाना चाहिए मेन स्ट्रीम में अपनी जगह बनाने के लिए? आज देखिए देश की सबसे पुरानी पार्टी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर तक को हटा दिया है। ये कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जो शॉर्ट टर्म जो रीजनल पार्टियां हैं वो बहुत जल्दी तरक्की कर जाती हैं, लेकिन हम एक कन्फ्रंटेशन की पोजीशन में आ गए हैं और मेजॉरिटी ये समझती है कि शायद हमारी मुँह भराई हो रही है। तो इससे किस तरह से बाहर निकला जाए? तुष्टिकरण नहीं, देखिए इसका तो एक ही तरीका है जो अभी आपने भी उसकी तरफ इंडिकेट किया, एजुकेशन। एजुकेशन के अलावा मुस्लिम्स सभी का है वैसे तो, मगर यहाँ क्योंकि मुस्लिम आइडेंटिटी और मुस्लिम्स की बात हो रही है, बिना एजुकेशन के कोई तरीक़ा नहीं है कि मुसलमान इस मुल्क में तरक्की कर सके, या मुस्लिम यूथ आगे आ सकें, या मेन स्ट्रीम में आ सकें, या एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, और वहीं कहीं ना कहीं बिज़नेस भी उसी से लिंक है। क्योंकि अगर कोई एजुकेटेड पर्सन होगा वो बिज़नेस एक और ढंग से करेगा, और जो अनएजुकेटेड पर्सन होगा वो बिज़नेस में भी इतनी तरक्की करना उसका मुश्किल हो जाता है। कुछ बिज़नेस हैं कि कर लेगा, मगर ये अल्टीमेटली मॉडर्न टाइम में उसको भी एजुकेटेड होना ज़रूरी है। और अगर कोई सीनियर आदमी एजुकेटेड नहीं है तो उसके बच्चों को एजुकेटेड होना ज़रूरी है। तो जो मुस्लिम्स की कंडीशन एजुकेशन में है, पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट है, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इस सिलसिले में काम कर रही हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, और वहाँ से बहुत बच्चे निकलते हैं, मुस्लिम्स भी निकलते हैं, गैर मुस्लिम्स भी निकलते हैं, और उन्होंने उनका ये कंट्रीब्यूशन है नेशन के डेवलपमेंट में, और न सिर्फ मुल्क बल्कि वो दुनिया भर के मुल्कों में काम कर रहे हैं। और मुस्लिम्स की तादाद बढ़ रही है, बट फिर वही बात आ जाती है कि वो दैट इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जैसे सच्चर कमेटी की बात कही, उन्होंने जो परसेंटेजेस दी वो बहुत लो परसेंटेज थी। अब अक्सर मदरसों की बात कही जाती है कि साहब बहुत से लोग जो हैं मदरसे में चले जाते हैं, मगर उसी सच्चर कमेटी में ये कहा गया कि मदरसे में भी हार्डली 4% चिल्ड्रन आर गोइंग टू मदरसा। जी। तो वो इसका मतलब ये है कि वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। बहुत से मेजॉरिटी ना तो स्कूल्स में जा रही है, ना मदरसे में जा रही है, तो फिर कहाँ जा रही है? दे आर ओनली ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स। एंड अल्टीमेटली वो क्या हो रहा है उनका कि वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं बेचारे, तो वो अपना कोई
छोटी मोटी चीज़ लेकर बैठ जाते हैं, दे आर ठेले पे कोई सामान बेच रहे हैं, कोई हॉकर्स हैं, कोई लेबर का काम कर रहे हैं। तो ये एक जनरल प्रॉब्लम है वैसे तो हमारी कंट्री की। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमान के साथ है, मगर क्योंकि मुसलमान किसी वजह से पीछे रह गए हैं, एजुकेशन में पीछे रह गए हैं, एम्प्लॉयमेंट में पीछे रह गए हैं, उसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत मूवमेंट हो मुस्लिम्स में। और ये सबसे बड़ा मूवमेंट जो है वो हम ही लोग कम्युनिटी के विद इन कम्युनिटी ही हो सकता है। देखिए सरकार की रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं और सरकार की अपनी पॉलिसीज़ हैं, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। सरकार में जो एलोकेशंस हैं वो भी एक ओवरऑल बजट में वो अपने अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्रीज़ के या डिपार्टमेंट्स के वो उसके हिसाब से होते हैं। अब सपोज़ अभी बहुत से लोगों ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ का फंड कम कर लिया गया, मगर अब सवाल ये होता है कि माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं हैं, उसमें सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। फिर ये आया कि साहब मुस्लिम्स ने सबसे कम उसको यूटिलाइज़ किया स्कॉलरशिप स्कीम्स को, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम को, और कम्युनिटीज़ ने अमंग माइनॉरिटीज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? अगर आपके पास एक स्कीम है और अगर आप उसका फ़ायदा पूरी तरह से नहीं उठा पा रहे हैं तो या तो आप ये कहिए कि साहब मुसलमान ने जब फॉर्म भरा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, तो ऐसा कोई इंस्टेंस तो अभी अल्लाह का करम नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लोग उसमें आगे कम लोग आए। अब उसमें मदद करने की ज़रूरत है NGOs को और लोगों को, या जो लोग कम्युनिटी में असर रखते हैं, कि वो ये कहें उनसे कि भाई आप क्यों नहीं ले रहे हैं मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप का फ़ायदा, या आप बैंक से लोन्स क्यों नहीं ले रहे हैं एजुकेशन के लिए। बैंक से लोन्स भी मिलते हैं। और ये कहना कि साहब मुसलमान को लोन नहीं मिलता, ये बात बिल्कुल गलत है। मुसलमान को भी लोन मिलेगा अगर उसकी शराइत पूरी की जाएंगी। मुसलमान के लिए हो सकता है कि कोई ख़ास प्रिविलेज ना दिया जाए, मगर जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एक सिटीज़न का राइट है, वो तो मिलेगा ही। बिल्कुल। तक हिंदुस्तान एक जमहूरियत है और एक सेकुलर कंट्री है, तो वो राइट्स मुसलमान को भी मिलेंगे। जैसा अभी कलाम साहब का आपने कहा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, तो वो हमेशा यही कहते थे कि व्हेन यू आर एस्पायर फॉर ए थिंग, द नेचर विल कोलैबोरेट टू गिव यू दैट थिंग, द प्रोवाइडेड योर इंटेंशन इज क्लियर, यू आर डिटरमिन्ड एंड यू डू ए हार्ड वर्क टू अचीव दैट। क्योंकि हार्ड वर्क का कोई शॉर्ट सक्सेस उसका अल्टरनेटिव नहीं है कि आप घर बैठे आपको कोई चीज़ तो देने आएगा नहीं कोई। सही बात। कि आप मुस्लिम हैं आपको ये स्कॉलरशिप मिल रही है, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए हम लोगों को एफर्ट्स करने होंगे और हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम सभी की, और कम्युनिटी लीडर्स की और NGOs की और कॉलेजेस की, स्कूल्स की, इंस्टीट्यूशंस की, कि उसमें लोगों की मदद करें और उन लोगों को आगे आने में। अब देखिए एक आया है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन है, हायर क्लासेस। OBC का रिजर्वेशन ऑलरेडी है, मगर बहुत से मुसलमान बच्चे OBC होते हुए भी उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं होता। अब EWS का 10% का रिजर्वेशन आया है, बहुत सी हायर क्लासेस मुस्लिम्स में भी हैं। दिल्ली के बड़े स्कूलों में उसका बहुत फ़ायदा हो सकता है, बच्चे ले रहे हैं और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें मगर वही है कि उन्हें गाइड करे, उसके लिए सर्टिफिकेट बनाए, उसका सही टाइम पे उसकी एप्लीकेशंस दी जाएं। अब एक हेल्थ स्कीम चल रही है आयुष्मान कार्ड, तो उसमें मुसलमान आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मुस्लिम्स हैं, मगर वही जहाँ भी आप अगर उन्हें आबादी की तनासुब से देखेंगे तो वो कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। बेशक। तो इसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर आइडेंटिटी पे आपको एसर्ट करना है तो उसके साथ साथ आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल भी करना चाहिए जो हिंदुस्तान में या किसी भी मुल्क में, बाहर भी हैं, दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं सभी लोगों को, मुसलमानों को और लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को, वहाँ के लोकल रहने वालों को, तो वो करना चाहिए। अब ये खाली आप ये कह के बैठ जाएं कि साहब हम माइनॉरिटी हैं और हमारी तो कोई बात नहीं सुनी जाएगी, या अगर सुनी जाएगी तो कुछ लोग ये कहें कि ये अपीजमेंट हो रहा है, ये भी गलत है। मतलब एक तरफ तो ये है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में वो दो तरफ से सफ़र कर रहा है। एक तरफ तो वो सही तरह से उसको अपनी बात को कह नहीं पा रहा, यूज़ नहीं कर पा रहा, और जब ज़रा सा कुछ होता है तो फिर सवाल आ जाता है तुष्टीकरण। तो वो मैं नहीं मानता कि वो तुष्टीकरण है। अगर आप किसी मुस्लिम के लिए या क्रिश्चियन के लिए या सिख के लिए या बौद्ध के लिए या जैन के लिए
जो जिन्हें माइनॉरिटीज़ कहा जाता है, जी जी कुछ करते हैं तो वो ये कहना कि ये तुष्टीकरण हो रहा है, जी, ये आई डोंट एग्री विद दैट। नाजरीन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के हवाले से दो मेजर फैक्ट आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू से निकल कर आए। एक तो ये ख्वाजा शाहिद साहब का कहना था कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का अगरचे शॉर्ट टर्म कुछ फ़ायदा नज़र आए कि उससे कुछ लोग MP या MLA बन जाएं, आपके कायद बन जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका बहुत नुकसान होगा। और इसकी तरफ इशारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी किया था, और वो इस तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के भी बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे। दूसरी चीज़ ये है कि एक इनबिल्ट या अनडिक्लेयर आइडेंटिटी है कि आपकी एक आइडेंटिटी है लैंग्विस्टिक्स के एतबार से, यानी ज़बान के एतबार से, किसी रीजन के एतबार से, किसी कल्चर के एतबार से, या किसी मखसूस एरिए के जो मखसूस लिबास होते हैं उसके और खान पान के एतबार से। वो आइडेंटिटी ज़ाहिर सी बात है कि उसी के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है, कि वो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, अलग अलग एरिया के लोगों के रहने सहने के, खाने पीने के, पहनने ओढ़ने के तरीक़े अलग हो सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना या उसको ताकत देना लॉन्ग टर्म ना देश के हित में है, ना कम्युनिटी के हित में हो सकता है, बल्कि जैसा खान साहब ने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे वो फ़ायदा हासिल करें। नताइज ये बताते हैं कि हम चाहे आयुष्मान भारत की हेल्थ स्कीम हो, चाहे और एजुकेशन की स्कीम्स हों, या EWS के सर्टिफिकेट हासिल करना हो, जिससे जनरल कैटेगरी में होने के बावजूद भी अगर आप गुर्बत का शिकार हैं तो आपको उससे रिजर्वेशन मिलता है। आपके बच्चों को स्कूल्स में, महंगे प्राइवेट स्कूल्स में भी, जैसे दिल्ली में 30% है या बहुत सारी जगहों पर है, उसमें आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। इसी तरह हमारी जो रेशमा हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन भी खड़ा होता है और लोग हमें दोस्त के बजाय दुश्मन की नज़र से देखने लगते हैं, और वो ये सोचते हैं कि शायद जो रिसोर्सेज हैं उनमें कोई विशेष अधिकार हमें दिया जा रहा है। तो देश के अंदर जितनी सारी स्कीम्स हैं उन्हें हम अवेल करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार से जोड़ने की कोशिश करें, और हेल्थ की जो स्कीम्स हैं उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस की जज्बाती बातों का शिकार हुए बिना हम ये देखें कि हमारे लिए मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ में क्या क्या है और उसका फ़ायदा हम किस तरीके से कर सकते हैं। देश का कानून मुझे क्या अधिकार देता है और उस अधिकार को प्राप्त करने के बाद मैं अपना मुस्तकबिल किस तरह बना सकता हूँ। हार्ड वर्किंग इज़ की टू सक्सेस, जैसा खान साहब ने कहा कि सख्त मेहनत ज़ाहिर बात है कि वो कामयाबी की कुंजी हैं। APJ अब्दुल कलाम भी उसी की मिसाल हैं जो एक आम घराने से होने के बाद सख्त मेहनत के ज़रिए पहुँचे। बॉलीवुड में शाहरुख खान भी उसी की मिसाल हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मामूली घराने से उठे और फिर किसी हाई मकाम पर देश और दुनिया में पहुँचे। इसलिए इन्फेरिटी का शिकार हुए बिना, किसी भी तरीके के हेट प्रोपेगेंडे का शिकार हुए बिना हमें अपनी मंजिल की तरफ देखना है। हमें अपने आप को, अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को और अपने देश को आगे ले जाना है। इसी में हमारी भलाई है, हमारे समाज की भलाई है, हमारे देश की भलाई है। अगले हफ्ते फिर किसी नए मौजू पर नए मेहमानों के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए आवाज़ दी वॉइस। मैं स्टूडियो में मौजूद अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी कीमती राय से हमारे नाज़रीन को नवाजा। थैंक यू। आदाब।